भैया लास्ट क्लास का रिकॉल कर लेते हैं, लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन कर रहे थे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रिफ्रैक्शन प्रिज्म। यार हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि अगर हम किसी भी एक प्रिज्म पे लाइट रे को फॉल डाउन कराएंगे तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, तो हमारी व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी और हमारे 7 कलर्स वो विबग्योर मिल जाएगा। फिर हमारा दूसरा डिस्कशन क्या चल रहा था कि इस प्रिज्म की वजह से लाइट रे बेसिकली अपना पाथ चेंज कर रही है। लाइट रे के पाथ में कुछ ना कुछ डेविएशंस आए हैं, तो हमें वही एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना होता है। क्या सबको डायग्राम याद है? यस सर। डन। तो भैया रिपीट करा रहा हूं, फटाफट चेक करो। यार पहले लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये वाला एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो लाइट रे बेंड करेगी फ्रॉम लाइक टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही है, तो ये बेंड कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर से हमारा सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। अब की बार लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो अब की बार लाइट रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस तरीके से हमारी लाइट रे पास ऑन कर जाएगी। फाइनल लाइट रे जो निकल रही है दैट इज आर इमर्जेंट रे। तो यार हमारा डिस्कशन क्या चल रहा था कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे इस तरीके से सीधा सीधा ट्रैवल करती, लेकिन प्रिज्म की वजह से लाइट रे ने अपना पाथ डेविएट किया है। तो ये कितने एंगल पे डेविएट किया है, हमारा टारगेट था ये एंगल कैलकुलेट करने का, डेल कैलकुलेट करने का। मैंने आपको ऑलरेडी डिनोशंस बता दिए थे, फिर से नहीं लिख रहा हूं। ये वाला एंगल आई है, इस वाले एंगल को हम क्या इंडिकेट करते हैं? R1। R1 इस वाले एंगल को हम इंडिकेट करते हैं R2। और ये जो फाइनल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला है, इसको हम इंडिकेट कर रहे थे I डैश से। तो भाई मेरे को आप फॉर्मूला याद दिलाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन? क्या बात है, किसी को याद नहीं है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल एंगल? हाँ, I एंगल plus I, R1 प्लस R2। I plus I minus R1 plus R2. वेरी गुड। हमारे पास फॉर्मूला था I प्लस आई डैश माइनस एंगल ए, जहां पे एंगल ए की वैल्यू किसके बराबर होती है? R1 प्लस R2 के बराबर होती है। तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ गया था I प्लस आई डैश माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2। ये फाइनल फॉर्मूला था। तो भैया अब यहां तक पहले नोट डाउन कर लो, चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं बढ़ता हूं आगे अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। No. चलें, चलो लेट्स प्रोसीड। यार अब हमने क्या देखा, जब हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखी, अलग अलग एंगल्स पे लाइट रे को फॉल डाउन कराया प्रिज्म के ऊपर, और हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब कैलकुलेट करने की कोशिश करी। तो यार जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया तो हमें क्या नोटिस होता है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे हो, इनिशियली जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे हो, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करते जा रहा है। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन एक पर्टिकुलर एंगल तक डिक्रीज करेगा, और इस पर्टिकुलर एंगल पे मेरे को मिनिमम डेविएशन मिलेगा, कि इससे कम डेविएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या बन गया था? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उसके बाद अगर मैं फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता जाऊं इस पॉइंट के बाद, तो इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाओगे, अब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करने लग जाएगा। तो मैंने आपको बोला था इसमें नोट डाउन करने वाली क्या क्या बातें हैं, कि हर एक एंगल ऑफ डेविएशन पे आपके पास कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे हैं। अगर आप नोटिस करो, आपके पास हर एक एंगल ऑफ डेविएशन पे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे हैं। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आ रहा है, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आ रहा है, सेम एंगल ऑफ डेविएशन पे। तो बस यही याद रखना था आपको कि हर एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल आएंगे, लेकिन मिनिमम डेविएशन सिर्फ एक ही एंगल पे लाई करेगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया सबको? यस सर। डन। अब यार ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे हैं? क्योंकि याद रखना, हमारे एंगल आई और आई डैश अपनी वैल्यू इंटरचेंज करते रहते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे अगर 60 डिग्री तो मे बी यहाँ पे आ जाएगा वापस से 30 डिग्री। तो ये एंगल्स अपनी वैल्यूज इंटरचेंज कर रहे हैं, इसलिए याद रखना हर एक डेविएशन पे आपको दो एंगल्स मिलेंगे। लेकिन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे एक ही एंगल क्यों मिल रहा है, अभी थोड़ी देर में उसका डिस्कशन होगा कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे एक ही एंगल क्यों मिल रहा है हमें। पहले यहां तक नोट डाउन कर लो। डन, चलो भैया बहुत बढ़िया। फैक्टर्स भी लिखवा दिए थे मैंने, क्या आपको फैक्टर्स याद है, किस किस फैक्टर्स पे ये एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है? Yes, sir. बताओ। So angle of prism, चलो बहुत बढ़िया, मतलब सबको याद है एंगल यार, ऑफ क्या बात है, सब लोग रिवाइज करके आ रहे हैं आजकल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, of prism वेवलेंथ ऑफ द लाइट of रे the light, यूज्ड, और फोर्थ था हमारा एंगल ऑफ angle प्रिज्म। of prism. ये चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहां तक का डिस्कशन हमारा पूरा हो गया था लास्ट क्लास में। अब आ जाओ जहां से मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग लिखो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। चलो भैया सब लोग हेडिंग लिख लो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। भाई आप लोगों के स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? So electrostatic, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रहा है, पोटेंशियल वाला पार्ट, या कौन सा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी? electric field. अरे अभी तो मतलब बहुत बहुत पीछे हो भैया अभी तुम। Yes, sir. चलो ठीक है, चलो भाई आ जाओ, स्टडी कर रहे हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ध्यान दो अभी तक। यार हमने नोटिस किया कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें कम मिल रहा है। हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तब मिल रहा है जब हमारी जो लाइट रे है इसको बेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है। लेकिन बेंड करने के बाद ये एग्जैक्टली पैरेलल जा रही है बेस के। जब ये वाली लाइट रे एग्जैक्टली पैरेलल जाएगी बेस के, तो हमने देखा उस केस में हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिल रहा है। तो भैया यहां पे लिख रहा हूं कंडीशंस फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारी ये वाली लाइट रे पैरेलल होनी चाहिए बेस ऑफ द प्रिज्म के। तो उस केस में हमने क्या नोटिस किया कि यार जो ये आपका एंगल R1 है और एंगल R2 है, ये दोनों एंगल एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो एंगल R1 विल बी इक्वल्स टू एंगल R2। तो इसको मैं इक्वल्स टू R के बराबर लिख देता हूं। तो हमें पता है एंगल ए R1 प्लस R2 के बराबर था, तो ये बन जाएगा 2R। तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, A/2 आ जाएगी। फिर हमने एक और चीज क्या नोटिस करी कि हमारा जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था I, और जो ये फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन I', ये दोनों एंगल्स भी एग्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं। I इज इक्वल्स टू I'। तो देखो इसीलिए हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे एक ही एंगल आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक केस में ये आई बन जाता था, ये क्या बन जाता था, I'। लेकिन मिनिमम डेविएशन पे आई और I' दोनों ही क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे, इसलिए हमें एक ही एंगल मिलेगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे। तो यार अगर आपको ये सारी इक्वेशन समझ में आ गई है कि डेल एम के लिए एंगल आर की वैल्यू A/2, आई इज इक्वल्स टू I', तो अब आप चेक करो आपका रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। एक तो इस पॉइंट पे हो रहा है सरफेस 1 पे, एक रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है सरफेस 2 पे। Surface 2 पे. तो आप क्या करो भैया, स्नेल्स लॉ लगाओ। आई होप आप सबको स्नेल्स लॉ याद होगा। स्नेल्स लॉ लगाओ फॉर सरफेस 1। सरफेस 1 के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो यार हमारे को पता है स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 मस्ट बी इक्वल्स टू, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए ऊपर, प्रिज्म का। वेरी गुड, जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय इंसिडेंस, तो एयर के अंदर हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। चलो यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करेंगे इसे। भैया कुछ बच्चे बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, टाइम से ज्वाइन किया करो यार। डन, चलो ओके वेरी गुड।
अब एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला भी देख लो क्या बनेगा। हमें पता है आई प्लस आई डैश माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2 हुआ करता था। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और एक फाइनल आंसर निकाल रहे हैं, एक फाइनल फॉर्मूला। भैया प्रीवियस डेल एम, स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड ये लो। यस सर। सर हो गया। हो गया, चलो। Yes, sir. आई प्लस आई डैश दोनों ही इक्वल है तो उसको 2i लिख दिया, माइनस आर प्लस R2, R1 प्लस R2 2r के बराबर हो गया था, और r की वैल्यू किसके बराबर आ गई थी, a बाय Evaluate. 2 के बराबर आ गई थी। तो यार क्या इसको सॉल्व करके आप i की वैल्यू निकाल सकते हो कि i की वैल्यू कितनी आएगी? Yes. Yes. जरा चेक करके बताओ, इसको कैलकुलेट करके बताओ i की वैल्यू कितनी आ रही है, इसमें से मेरे को i की वैल्यू कैलकुलेट करके दो। Yes, sir. तो भाई बहुत सिंपल है, आई की वैल्यू हो जाएगी डेल एम, ए बाई 2 को उस साइड भेज दो तो ये बन गया प्लस में, डिवाइडेड बाय, ये होल डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा, 2 के बराबर 2. हो जाएगा। अब Yes, स्नेल्स लॉ sir. में जो भी कंडीशंस गिवन है वो सारी कंडीशंस रख दो। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, साइन आई की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन ए प्लस डेल एम डिवाइडेड बाय 2। यार एक चीज चेक करो, शायद से इधर हमने कुछ गलती करी है, एक बार इसको चेक करो, कुछ ना कुछ गलती करी है, फॉर्मूला सही नहीं आ रहा है। डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, डिनोमिनेटर सही आ रहा है, हमारा न्यूमरेटर गलत आ रहा है। ट्राई टू चेक विद द न्यूमरेटर पार्ट, डेल एम की वैल्यू में क्या गलती करी है। बिल्कुल पता चल गया डेल एम की वैल्यू में क्या गलती करी है हमने। भाई R1 प्लस R2 क्या बन जाएगा, 2R, 2 और R. 2R For की R. वैल्यू A है, A A by. बाई 2 नहीं है। मैंने ये गलती करी है, प्लीज आप ये ठीक कर लो। भैया R1 प्लस R2 की वैल्यू A होगी, तो हमारे पास बस बचेगा डेल एम प्लस A बाई 2। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया जो आपको यूज करना है जब भी क्वेश्चन में मेंशन हो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, आपको ये वाला Yes, sir. फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कंप्लीट हो जाए बताना, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, फिर आगे Okay, बढ़ेंगे। sir. Sir, done. डन। भाई बाकी सबका भी हो Yes, गया, sir. चलो भाई बहुत सही। Yes, sir. आ जाओ फिर क्वेश्चन कर लो। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा Okay, है, sir. क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया, क्वेश्चन कह रहा है भैया फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म अगर बोला हुआ है तो मतलब हमें एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, 60. 60. 60 डिग्री। और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है √3। तो आपको एक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, चलो मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करके दो, लगो काम पे। एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना है। और अर्शी, अंशिक और अंकिता ने क्या बात है, सेम पैटर्न फॉलो कर रखा है, नाम से पहले हार्ट, नाम के बाद में हार्ट। तीनों पक्की सहेली हो रही हैं। अच्छा लेफ्ट हो गया था आकाश, ये लो प्रीवियस स्लाइड।
यार आप एक ही बात बताओ, आप लोग क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करते हो? कोई बुक है आपके पास रेफरेंस या नहीं? या प्रैक्टिस करते ही नहीं हो, सोच रहे हो क्या करोगे प्रैक्टिस करके? ऐसा भी है? वो करते हैं सर, करते हो? करते हैं कौन सी बुक से? सर, रेफरेंस। ओके। यस सर। भैया बाकी सर टेंशन लेने क्वेश्चन। की बात नहीं है। ऑलमोस्ट आपको मंडे से क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे ग्रुप के ऊपर ही। यस सर। प्रॉपर उसके लिए वर्कआउट हो गया है। आपको हर एक टॉपिक के बाद, हर एक क्लास के बाद होमवर्क मिला करेगा और वो असाइनमेंट शीट्स आपके ग्रुप पे अपलोड कर दी जाएगी। यस ओके सर। सर। ओके भैया। अरे भैया क्या कैलकुलेट करना है? आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? हमें सर एक कैलकुलेट बार करना। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना है। हम एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी की वैल्यू 2√3 आ रही है, हमें तो एंगल चाहिए। एंगल। यस सर। चलो डन। देखो यार, मैंने बोल दिया जब भी क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोल दिया जाए तो आपको ले देखिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाय टू होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। यार आपको सारी वैल्यूज गिवन है एक तरीके से देखा जाए तो। चलो सॉल्व करते हैं। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है √3 इज इक्वल्स टू साइन, एंगल ए की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस डेल एम बाय टू डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री का हाफ, तो साइन 30 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ। हाफ। जिज्ञासा आपका आंसर सही नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लो। और प्रतिभा आपका आंसर सही आ रहा है। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल एम बाय टू। अब हमें पता है साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे √3/2 होती है? 60 डिग्री पे होती है। तो आप लिखोगे 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 प्लस डेल एम बाय टू। चेक करो पहले, यहां तक कोई डाउट है तो भैया पूछो। नो सर। और ये मैंने एक बस स्लाइड मिस्टेक करी है, ये पूरे के ऊपर है जिस तरीके से। तो यार आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस डेल एम। तो यार डेल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको सॉल्व करके? 60 60 डिग्री। डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार सारे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लेना। भाई हमें क्या फाइंड करना था? हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एंगल ए गिवन है, बस मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। √3 साइन 30 डिग्री को मल्टीप्लाई किया तो √3/2। अब मुझे पता है साइन की ये वैल्यू कौन से एंगल पे होती है? 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई टू। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया और हमारे पास डेल एम की वैल्यू आ गई। ओके सर। चलो बढ़िया। भैया सबका कंप्लीट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलें। यस सर। चलो यस नेक्स्ट क्वेश्चन सर। इंपॉर्टेंट मार्क करो, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इससे मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा रिवाइज करके बैठे हो। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये हमने एक यस सर। प्रिज्म लिया और हमें इस प्रिज्म का एंगल गिवन है। एंगल ऑफ प्रिज्म हमें गिवन है 30 डिग्री। लाइट रे आई, एंटर करी, ये हो गया नॉर्मल। और लाइट रे ने एंटर करने के बाद इस मिरर पे फॉल डाउन करी। ये हमने जो प्रिज्म का दूसरा वाला सरफेस है, सेकंड सरफेस, उसको हमने सिल्वर कर दिया है। सिल्वर कर दिया है। क्वेश्चन क्या है भैया, उसकी भावनाएं समझे। What should be the angle of incidence? What should be the angle of incidence such that the light ray retraces its path? Light ray retraces its path. चलो, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है प्रिज्म का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.414। 1.414 किसकी वैल्यू होती है? √2। √2। बढ़िया। चलो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बोला मार्क करो और चेक करो। सबसे पहले तो आप मेरे को इसका कॉन्सेप्ट बताओ, किस किस को ये चीज याद है कि किस केस में लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करती है?
सर जब वो परपेंडिकुलर फॉल डाउन करते हैं। भाई वेरी गुड। ये हमने ऑप्टिकल वगैरह इंस्ट्रूमेंट सब में किया था कि अगर कोई भी लाइट रे हमारी मिरर पे, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, अगर वो उस पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है। तो लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है ताकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसी से हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चली कि ये लाइट रे इस प्लेन मिरर पे कैसे फॉल डाउन कर रही होगी, डेफिनेटली परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही होगी, तभी ये लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो इतना बड़ा हमें हिंट मिल गया है। चलो अब ट्राई टू कैलकुलेट स्नेल्स लॉ से एंगल आई। कैलकुलेशन आपके ऊपर है। चलो हिंट मिल गया जितना करना था। Yes, sir. डन तनिष्का मैडम डन। चलो तो आओ भी आप साथ में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बात है, लोगों के आंसर्स भी आ गए। जिज्ञासा मैडम वेरी गुड, सही फॉर्म में चल रही हैं मैडम्स। दीक्षा आपका भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो तो भैया लेट्स प्रोसीड। यार सबसे पहले हमें एक चीज बताओ, हमें ना किसी तरीके से इस एंगल R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर एंगल R1 की वैल्यू मिल गई तो फिर मैं स्नेल्स लॉ से एंगल आई तो कैलकुलेट कर ही लूंगा। उज्जवल आपका आंसर भी सही है। चलो तो लेट्स प्रोसीड। यार हमें पता है एंगल ए की वैल्यू होती है R1 प्लस R2। मेरे को डरा डायग्राम देख के बताओ कि अगर लाइट रे मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है तो इधर R2 की वैल्यू कितनी लिखूं। यार अभी तो डिस्कशन किया कि अगर कोई भी लाइट रे मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करती है तो उसमें एंगल आर की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जीरो होती है। तो मतलब हमारे पास Zero. R2 की वैल्यू जीरो है। Zero. R2 की वैल्यू जीरो लिख दो कि R2 की वैल्यू 0 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि R1 की वैल्यू एंगल ए के बराबर होगी और एंगल ए क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। भैया ये बस हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म। हमें एंगल R1 मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, तो बस एंगल आई कैलकुलेट करने में कौन सा डिफिकल्ट टास्क रह गया। अब हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे साइन आई बाय साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 that is 30 degree is equals to refractive index of the prism divided by refractive index of air। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमें गिवन है √2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, इसको सॉल्व किया तो 1/√2 आया। अब मुझे आप ये बताओ कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। भैया सबको पता है 45 डिग्री। तो फाइनल आंसर इज 45. 45 डिग्री। Yes, sir. चलो डन। देखिए अपना आंसर जहां तक कैलकुलेट किया वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको एंगल के फॉर्म में लिखना है तो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। और प्रतिभा आप भी अपना आंसर चेक करो, कहीं कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो। भाई 30 मीनाक्षी, degree. मुस्कान, नैना रिस्पॉन्ड करा करो थोड़ा। पारुल क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। एक बार रिपीट करना है, डन। पूरा स्टार्टिंग से रिपीट करना है या किसी स्टेप में डाउट था।
चलो भैया फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेक करो। यार पहले एक बात बता दो, सबको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट की वॉइस लैग कर रही है। आकाश कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क इश्यूज है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, बाद में आप चेक कर लेना। तो भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने कहा कि डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एंगल R1 होता है, और जिस एंगल पे लाइट रे फॉल डाउन कर रही है सेकेंड सरफेस पे, वो एंगल R2 होता है। इधर देखो, जिस एंगल से लाइट रे सेकेंड सरफेस पे फॉल डाउन कर रही है वो एंगल R2 होता है। तो हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा हमारी लाइट रे सेकेंड सरफेस पे कौन से एंगल पे फॉल डाउन कर रही है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। तो ये लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है, कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करेगी, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो मुझे पता चल गया R2 की वैल्यू कितनी हो गई। R2 की वैल्यू जो यहाँ पे आती है वो 0 डिग्री हो गई। पहले यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट? No, No, sir. sir. डन। वैल्यू 0 हो गई तो एंगल ए का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल R1 प्लस एंगल R2। R2 0 हो गया तो R1 की वैल्यू एंगल ए के बराबर ही हो जाएगी, विच इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन था एंगल ए 30 डिग्री। अब बस हमें क्या करना था, हमें स्नेल्स लॉ यूज करके एंगल आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने स्नेल्स लॉ यूज किया, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 equals to refractive index of prism divided by refractive index of air। refractive index of prism हमें गिवन था √2, तो साइन आई क्या बन जाएगा? साइन आई बन जाएगा refractive index of prism into साइन R1 विच इज साइन 30 डिग्री। √2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो बचा 1/√2। तो आपको बताना है कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/√2 होती है? 45 डिग्री पे। तो बस आंसर आ गया 45 डिग्री। Yes, sir. चलो डन। Sir, done. यस सर। तो भैया सबका कंप्लीट हो चुका है, प्रतिभा आपका भी कंप्लीट हो चुका है, बढ़ चलो आगे। Yes, sir. यस डन। सर। आ जाओ भैया नेक्स्ट हेडिंग पे, बस दो ही हेडिंग्स बची हैं। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, थिन प्रिज्म्स। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन होगा कि हमारा प्रिज्म थिन प्रिज्म है या नहीं। थिन प्रिज्म्स का मतलब क्या है? याद रखना, थिन प्रिज्म्स का मतलब ये है कि हमारे जो भी एंगल्स बनेंगे वो बहुत स्मॉल एंगल्स बनेंगे। मतलब जैसे एंगल ए हुआ, एंगल आई हुआ, एंगल R1 हुआ, मतलब अब जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉल एंगल्स होंगे। आपको पता है कि जब भी स्मॉल एंगल्स होते हैं हमारा साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर अब हम यही कर रहे हैं भाई, डायग्राम फिर से वही है, बस अज्यूम कर लेना कि ये थिन प्रिज्म है। डायग्राम फिर से वही, थिन प्रिज्म लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा R1 R2 आएंगे इस तरीके से। दिस इज एंगल RI, this is angle R1, this is angle R2, this is I dash and this is angle A। चलो एक एक करके स्नेल्स लॉ लगाते हैं दोनों सरफेस के लिए। तो सबसे पहले सरफेस 1 के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ। तो हमारे पास आएगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जिसको हमने लिख दिया है 1। तो यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन R1। अब भैया अपनी ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दो, साइन आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिर्फ आई में। म्यू साइन R1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिर्फ R1 में। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। पहले सब लोग चेक करो इक्वेशन 1 तक बिल्कुल क्लियर है? यस सर। अगर Yes, इक्वेशन, sir. हाँ डन, इक्वेशन 1 तक अगर आपको क्लियर है तो आप क्या करो, सेकेंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ खुद से अप्लाई करो और मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। सेकेंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ। तो यार ये हो जाएगा साइन R1, क्योंकि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, डिवाइडेड बाय साइन आई डैश इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, नीचे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्योंकि भैया रिफ्रैक्शन एयर में हो रहा है, इंसिडेंस प्रिज्म के अंदर हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, म्यू ए की वैल्यू 1 है तो हमारे पास आ जाएगा म्यू साइन आर, मैंने गलती लिख दी है R2 होगा, माई मिस्टेक। म्यू साइन R2
इज इक्वल्स टू साइन आई डैश। फिर से अपनी कंडीशन लगा दो, तो हमारे पास आएगा म्यू आर टू इज इक्वल्स टू आई डैश। यहां तक आप अपनी दोनों इक्वेशंस को कंप्लीट करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। Yes, sir. Done, sir. डन। तो भैया एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला था हमारे पास कि एंगल आई प्लस आई डैश माइनस एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू। जरा सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। आई की वैल्यू इक्वेशन 1 से म्यू आर वन, आई डैश की वैल्यू इक्वेशन 2 से म्यू आर टू, माइनस आर वन माइनस आर टू। तो भैया इन दोनों टर्म्स को एक साथ पकड़ो और नेक्स्ट दो टर्म्स को एक साथ पकड़ो। तो आप मेरे को बताओ, आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? Sir, R1. वेरी गुड। R1. तो भैया यहाँ पे लिखते चले जाओ जो जो आपको कॉमन दिख जाए। पहले वाले में से हम R1 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? म्यू माइनस वन। फिर हम दूसरे वाले में से R2 कॉमन ले सकते हैं, फिर से हमारे पास क्या बचेगा? म्यू माइनस वन। This one. इन दोनों को और सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू आर वन प्लस आर टू। भैया आर वन प्लस आर टू किसके बराबर होता है? A. 2R. 2r तो तब होता है जब Yes, एंगल ऑफ sir. मिनिमम डेविएशन बोला हो, तो ये हो A. जाएगा एंगल ए के बराबर। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे आप। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मैं जानता हूं। जब भी क्वेश्चन में बोलूं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब थिन प्रिज्म का नाम ना लूं, तब तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में मेंशन हो जाए कि वेरी स्मॉल एंगल्स या थिन प्रिज्म्स, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि डेल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए। Sir, previous slide करोगे? प्रीवियस स्लाइड कर दें, ये Yes, लो sir. कंप्लीट करो और मेरे को 1 मिनट दे दो, आप इसको कंप्लीट करते रहो। Sir, done. डन। चलो भाई सबका हो गया है। Yes, sir. चलो फिर Yes, sir. इसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन ट्राई Yes. करो। भैया क्या क्वेश्चन है, चेक करें। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले तो उसने मेंशन कर दिया है थिन प्रिज्म्स। उसने कहा कि सबसे पहले हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल वन कैलकुलेट किया, कब? व्हेन प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर, प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर। फिर डेल टू हमने कैलकुलेट किया, कब? हमने एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट किया व्हेन प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर। भैया हमने दो केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट किया है, थिन प्रिज्म्स बोला हुआ है और हमें सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। हमें यार प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज 3/2। हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज 4/3। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही है, दैट इज 1। क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया डेल वन बाय डेल टू कैलकुलेट करके दो कि कितना आंसर आ रहा है। एक Yes, बार sir. लोग अच्छे से पेशेंटली चेक करो भैया कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। Yes, sir. आ गया है, चलो तो भैया सब लोगों काम पे। प्रशांता चेक करके बताओ क्वेश्चन क्लियर है? रिया मैडम्स, एक एक करके नाम लेना पड़ेगा। नितिका मैडम्स, क्या बात है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। ईशा, कोई बात नहीं। आकाश, नेटवर्क सही चल रहा है अब? धक्के वाला काम है, चलो ठीक है।
del 1 कैलकुलेट करो व्हेन प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर, एंड del 2 कैलकुलेट करो व्हेन प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर वाटर। यार ये मैं आपको ऑप्टिक्स की फर्स्ट क्लास से समझाते आ रहा हूं। जहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए फॉर्मूले में, तो हमेशा याद रख लेना कि ये एब्सोल्यूट नहीं, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो बस आपको एक चीज ही इसमें थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है कि ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब हमारा प्रिज्म एयर में प्लेस्ड है। लेकिन अगर हमारा प्रिज्म एयर में नहीं, किसी और मीडियम में प्लेस्ड है, तो बस यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू ए। ये तब जब हमारा किसी एक मीडियम में प्लेस्ड हो, किसी एक मीडियम में प्लेस्ड हो। तो del 1 के लिए पहले ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना, del 2 के लिए नीचे वाला फॉर्मूला यूज करो, दोनों का रेशियो लेना है और आंसर बताना है। जिज्ञासा नहीं, कहीं हल्का सा गलत चल रहा है। चलो भाई आओ साथ में सॉल्व करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है आपको सॉल्विंग में। यार हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले del 1, हमारा प्रिज्म एयर में प्लेस्ड है, तो बस फॉर्मूला यूज होगा μ-1 इंटू ए। आपको सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। म्यू की वैल्यू कितनी, 3/2 -1 इंटू ए। 3/2 -1 कितना हो जाता है, 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू ए, मतलब ये a/2 आ गया, पहली इक्वेशन। अब उज्जवल आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, गुड। फिर अब हम कैलकुलेट करेंगे del 2। तो del 2 में हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 इंटू ए। तो del 2 के लिए हम कर देंगे भैया 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 -1 इंटू ए। क्रॉस मतलब इसको रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/8 -1 इंटू ए। तो ये भैया कितना आया, 9/8 -1 इंटू ए, ये आ जाएगा आपके पास 1/8। a/8, बिल्कुल सही। इक्वेशन 2। अब बस दोनों को डिवाइड ही तो करना था। तो del 1 बाय del 2, भैया del 1 की वैल्यू आई थी a/2 होल डिवाइडेड बाय a/8। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a/2 इंटू 8/a। ए से ए कैंसल, ये कैंसल, तो हमारे पास आंसर आ गया 4:1। जिज्ञासा अब सही चल रहा है, वेरी गुड यार। आयुषी, अनितिका, आंचल, आकांक्षा, सब चेक करो भाई, कोमल, खेमलता। Yes, sir. ओके, बढ़िया। Yes, sir. चलो, जब ये भी कंप्लीट हो जाए बता दो, फिर बढ़ेंगे बस एक लास्ट टॉपिक पे। The previous slide. प्रीवियस स्लाइड ये लो तनिषा मैडम। Sir, done. डन, चलो बढ़िया। हाँ जो भैया लास्ट टॉपिक, एंगुलर डिस्पर्जन। अब बात करनी है थोड़ी सी 10th क्लास वाले लेवल की। यार हमें पता है प्रिज्म है, इस पे कोई व्हाइट लाइट फॉल डाउन कराएंगे तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो वो ही कॉन्सेप्ट, ये मैंने व्हाइट लाइट फॉल डाउन कराई, ये भैया यहाँ से 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और ये 7 कलर्स में स्प्लिट क्यों होगी, रीजन वही है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है।
तो यहाँ पे अगर ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है तो सबसे नीचे कौन सा कलर आता है और सबसे ऊपर कौन सा कलर आता है? तो नीचे वॉयलेट और ऊपर रेड। भाई वेरी गुड, सबसे नीचे आएगा वायलेट और सबसे ऊपर हमारे पास कलर आ जाएगा रेड। तो मैं डायग्राम को थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, चेक करना कि भैया व्हाइट लाइट इस तरीके से चली और फिर हमारे पास सबसे नीचे आ गया रेड, सॉरी माय मिस्टेक, सबसे नीचे आ गया वायलेट और सबसे ऊपर आ गया हमारे पास रेड। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर सबसे नीचे वायलेट है और सबसे ऊपर रेड है तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ होगा, वायलेट का या रेड का? सर वायलेट वॉयलेट। भाई वेरी गुड। तो मतलब हमें ये चीज साफ पता चल रही है कि हर एक कलर का डेविएशन अलग अलग होगा। अगर मैं इस व्हाइट लाइट को एक्सटेंड कर दूं और इन वायलेट ब्लू और रेड को सबको एक्सटेंड कर दूं तो मैं सबके लिए एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मुझे पता चल जाएगा कि वायलेट के लिए एंगल अलग आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या है समझ जाना, एंगल ऑफ डेविएशन कौन से कलर के लिए? डेविएशन फॉर वायलेट कलर। सिमिलरली ये हो जाएगा डेल आर। डेल आर का मतलब डेविएशन फॉर रेड कलर। कलर। तो एक चीज बहुत क्लियर कट है कि सबसे ऊपर अगर रेड आ रहा है और सबसे नीचे वायलेट आ रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भैया ज्यादा होगा डेल वी का डेल आर से। यस सर। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन का, अगर मैं वो डिफरेंस निकाल लूं, भैया चेक करो डायग्राम के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूं मैं अब। भैया ये मैंने ब्लू लाइन को एक्सटेंड किया, ये मैंने रेड कलर को एक्सटेंड किया, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल का डिफरेंस आएगा। इन दोनों के बीच में एंगल का कितना डिफरेंस आएगा, वही चीज हमारा कहलाता है एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो गया कि भैया हमने वायलेट के लिए निकाला एंगल ऑफ डेविएशन, रेड के लिए निकाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन। यहां तक पहले चेक करो, इस फॉर्मूले में कोई डाउट, यहाँ कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? डन। अब एक नेक्स्ट चीज, यार याद रखो हमारा जो डिस्पर्जन होता है ना, जनरली डिस्पर्जन हमेरा मतलब हमारा यूजुअली थिन प्रिज्म से ही होता है। तो एंगुलर डिस्पर्जन की मैं जब भी बात कर रहा हूं तो मतलब बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, बाय डिफॉल्ट आपको थिन प्रिज्म्स लेना है। तो अगर आपने थिन प्रिज्म ले लिया तो मेरे को बताओ डेल वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इधर देखो, एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर। लेकिन डेल वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? भाई डेल वी की जगह मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म यस। इनटू डेल आर की जगह क्या लिखेंगे? डेल आर की जगह लिखेंगे डेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर -1 इंटू ए। यार इसको सॉल्व करो और मेरे को बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है एंगुलर डिस्पर्जन का इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो सॉल्व करो इसे और मेरे को बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो यार अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये एंगल ऑफ डेविएशन के टर्म्स में है और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के टर्म्स में है। चलो डन, बहुत ही बढ़िया। बस अब ले दे के बचा लास्ट टॉपिक। कंप्लीटेड? यस सर। चलो डन। यस यस अब यार मेरे को आप एक चीज बताओ, हमने ये चीज लेंस में पढ़ी थी कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज? हमारा अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज। अगर हमारा कॉनकेव लेंस है तो वो लाइट को डाइवर्ज करता है। अब हमारा लेंस लाइट को कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था?
भाई आई रिपीट, कोई भी प्रीवियस स्लाइड करनी है सिमरन, ये लो पहले, सिमरन आप कंप्लीट कर लो, आकाश वेरी गुड। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने पढ़ा था कि कोई भी लेंस लाइट को कितना इजीली कन्वर्ज या डाइवर्ज कर देगा, उस प्रॉपर्टी को हम कहते थे पावर ऑफ अ लेंस। तो ऐसे ही इधर हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अ प्रिज्म। पावर ऑफ अ प्रिज्म का मतलब क्या होगा कि कोई भी प्रिज्म कितना इजीली हमारा लाइट रे को डिस्पर्स कर सकता है, मतलब लाइट रे को 7 कलर्स में स्प्लिट कर सकता है। तो वो चीज इसकी कहलाएगी पावर ऑफ अ प्रिज्म। और पावर ऑफ अ प्रिज्म को हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो भैया आई रिपीट, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर का मतलब यही है कि एक प्रिज्म की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना इजीली लाइट रे को डिस्पर्स कर सकता है 7 कलर्स में। तो डिस्पर्सिव पावर को हम डिनोट करते हैं Yes, sir. ओमेगा से। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है भैया? फॉर्मूला Yes, चेक sir. करो। ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय, एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। तो आपको पता है एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या है एंगल के टर्म्स में? भैया लिख सकता हूं डेल वी माइनस डेल आर Yes, sir. डिवाइडेड बाय। अब मीन डेविएशन का मतलब होता है मीन कलर। तो एक बार मेरे को याद दिलाओ, 7 कलर्स कौन कौन से होते थे? Vibgyor. विबग्योर, मतलब VIBGYOR। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एक्सट्रीम कलर कौन से हैं, तो एक्सट्रीम कलर एक तो हो गया रेड और एक क्या हो गया? वायलेट। Violet. लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं मीन कलर, मीन कलर मतलब इनका ऑलमोस्ट Almost. एवरेज कलर, तो याद रखना इनका एवरेज कलर होता है येलो। क्या ये चीज याद रखोगे? Yellow. तो याद रखना मीन कलर, जब भी मैं आपसे पूछूं कि मीन कलर कौन सा है, तो मीन कलर आपको बताना है दैट इज येलो। तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर। ये फॉर्मूला हमने एंगल के टर्म्स में लिखा है। अब यही सेम फॉर्मूला मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिख के बताओ कितना आएगा। तो ये बन जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर -1 इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया डिस्पर्सिव पावर का, दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई -1। चलो भैया चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो अब। No, sir. चलो कंप्लीट करें, अब इस पे भी एक क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म। Sir, done. Sir, डन done. भाई, बहुत बढ़िया। तो गिव मी अ मिनट प्लीज, बस 1 मिनट। चलो आ जाओ, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है प्रिज्म के फॉर ब्लू कलर एंड फॉर रेड कलर। तो यहां लिख रहा हूं, मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है प्रिज्म का फॉर ब्लू मतलब वायलेट कलर के लिए एंड फॉर रेड कलर। याद रखना ब्लू और वायलेट को सेम ही कंसिडर करना। क्या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है भैया? इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.664 और इसके लिए गिवन है 1.644। इन दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है भैया? आपको कैलकुलेट करना है, एक ही पार्ट पूछा है बस क्वेश्चन ने कि आपको डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस डिस्पर्सिव पावर कैलकुलेट करना है। अब याद रखो डिस्पर्सिव पावर के लिए फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था, क्या था? म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई -1। लेकिन क्या आपको इधर येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है? नहीं। No, sir. तो यार मैंने बोला था येलो कलर बेसिकली आपका क्या है? वो आपका मीन कलर है। Color. तो अगर आपको येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सपोज आपको येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं है, तो आप मैथमेटिकल एवरेज कैलकुलेट करोगे। मैथमेटिकल एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया? एक्सट्रीम कलर्स लोगे, म्यू वी प्लस म्यू आर।
एक्सट्रीम कलर्स लिए डिवाइडेड बाय 2, तो 2. हमें इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर मिल जाएगा। तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर कैलकुलेट कर लो। म्यू वी म्यू आर की वैल्यू हमें गिवन है, बस फिर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपके पास डिस्पर्सिव पावर आ जाएगी। चलो कंप्लीट करें। भैया कैलकुलेशन पार्ट छोड़ देना, बस आप चेक कर लो आपको स्टेप्स समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बस मैं ओमेगा की वैल्यू लिख रहा हूं, ये हो जाएगा म्यू वी दैट इज 1.664 माइनस 1.644 डिवाइडेड बाय म्यू वाई की वैल्यू निकाल लो। म्यू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। इसको सॉल्व मत करना, कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दो। आकाश आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है यार, तुमने कैलकुलेट भी कर लिया, बढ़िया। भैया इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 1.654 आ रही है, सब लोग चेक करना। दीक्षा हल्का सा डेसिमल की कहीं गलती हो रही है, बाकी आंसर सही आ रहा है आपका। इसको सॉल्व करने पे आंसर आना चाहिए 0.03। कोमल वेरी गुड। आकाश आपने भी हल्की सी डेसिमल की गलती करी है, मैंने अब नोटिस किया, ठीक करो इसे। अरे क्या बात है, सबने कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड यार। तो इस जैसे ये कंप्लीट हो जाए बता दो, बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। Sir, done. डन। Done, sir. चलो तो फिर So, आ जाओ, बस आज का लास्ट क्वेश्चन। मदन मन्नत भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म का हमें एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रिज्म पे लाइट रे फॉल डाउन कर रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, और हमारी लाइट रे जो फाइनल इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से एंगल बना रही है दैट इज 30 डिग्री। तो मतलब हमें एक तरीके से क्या गिवन है? एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है Deviation. कि इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। आपको एंगल ए गिवन है, आपको एंगल आई गिवन है, आपको एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है। तो बस इस सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन? भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। चलो ट्राई टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म।
क्या बात है भैया, कुछ बच्चों का आंसर आया नहीं। जिज्ञासा आपका आंसर सही। फोड़ा फाड़ी मचा रही हैं आज जिज्ञासा मैडम। दीक्षा थोड़ा सा फिर से ट्राई करो। उज्जवल नहीं। चलो ट्राई करते हैं, साथ में ही सॉल्व करते हैं ऐसे भी। यार सबसे पहले आप क्या करो, एंगल आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने की सोचो कि एंगल आई डैश कितना आ रहा है। तो यार हमें पता है कि डेल का फॉर्मूला, यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूं, डेल का फॉर्मूला होता है आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। डेल की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, एंगल आई की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, आई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए की वैल्यू भी गिवन है 30 डिग्री। तो अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 डिग्री। आई डैश की वैल्यू 0 डिग्री आने से क्या कंक्लूजन मिल रहा है आपको, ये बताओ। आई It डैश की is its path. आई डैश की वैल्यू 0 आने का मतलब ये है कि हमारी लाइट रे जो सेकंड मीडियम, सेकंड सरफेस से पास कर रही है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली पास कर रही है। क्योंकि जब वो परपेंडिकुलरली पास करेगी तो इसी केस में आई डैश की वैल्यू कितनी आएगी, आई डैश की वैल्यू 0 आएगी। अगर आई डैश की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये लाइट रे सेकंड सरफेस पे अगर परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो मेरे को बताओ आर टू की वैल्यू भी कितनी लिखूं मैं। 0. वेरी 0. गुड, बहुत बढ़िया। तो एक तरीके से ये वाला क्वेश्चन और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म, सेम बन गया। आपको आर टू की वैल्यू मिल गई। हमें पता है, यहां पे लिख देता हूं, आर टू इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है एंगल ए की वैल्यू होती है आर वन प्लस आर टू। आर टू की वैल्यू 0 हो गई, तो हमें पता है आर वन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, एंगल ए के बराबर, दैट इज 30 डिग्री। यार एंगल आई पता है 60, एंगल आर वन पता है 30, तो स्नेल्स लॉ यूज करो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। बस सिंपल सादा कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको कि भैया साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर वन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड ट्राई टू कैलकुलेट। चलो अब आंसर देने की कोशिश करना। आकाश कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो। mu is equal to sin A plus deviation of medium point. हाँ, नहीं वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आकाश, उसका रीजन है, क्वेश्चन में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहीं बोला हुआ नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोला होता तो उस केस में आई और आई डैश इक्वल हो गए होते, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज करते। लेकिन क्वेश्चन में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोला हुआ नहीं है। तो इसलिए ये टर्म्स बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना कि थिन प्रिज्म बोला हुआ है नहीं बोला हुआ, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोला हुआ है या नहीं बोला हुआ, ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यार हमारे पास ये आ जाएगा साइन आई, अभी बताया साइन आई कितना है 60 डिग्री है, हाँ 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय साइन आर वन हो गया 30 डिग्री, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 2 और 2 कट गया तो हमारे पास फाइनल आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू √3। अब जिसको इसकी वैल्यू उसमें लिखनी है डेसिमल में, वो डेसिमल में लिख दो, मैं तो √3 तक ही छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल उज्जवल बिल्कुल सही, अर्शी बिल्कुल सही, तनिष्का मैडम बिल्कुल सही। तो भैया अब चेक करो बिल्कुल शुरुआत से, आज जो भी किया हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उसमें कोई दिक्कत कोई समस्या तो बता दो। No, sir. एक बार एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है जिज्ञासा, ठीक है।
तो भैया ये लो, आ जाओ फिर से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे। जिज्ञासा मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में हमारा कब होगा? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तभी होगा जो लाइट रे हमारी प्रिज्म के अंदर ट्रैवल कर रही थी। ये लाइट रे और बेस ऑफ द प्रिज्म, ये दोनों हमेशा बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, उसी केस में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंटली लैब एक्टिविटी से हुआ है ये फाइंड। जब आप भी ये एक्टिविटी लैब में करोगे आपको ये चीज अपने आप पता चल जाएगी। Yes, sir. तो यार अगर ये दोनों लाइट रेस पैरेलल आ रही है ना, तो उस केस में एंगल R1 और R2 ये दोनों इक्वल्स हो जाएंगे, और हमारा जो ये एंगल I और I डैश निकल के आएगा ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो बस हमने इन दोनों चीजों का यूज किया, तो भाई मुझे पता चल गया एंगल A R1 प्लस R2 के बराबर होता है, तो ये 2R हो जाएगा। अब बस इसी चीज को स्नेल्स लॉ में यूज कर दो। स्नेल्स लॉ होता है साइन I बाय साइन R1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, लेकिन अब मेरे को I को रिप्लेस करना है, तो I को रिप्लेस हम एंगल ऑफ डेविएशन वाले फॉर्मूले से करेंगे। I और I डैश इक्वल है, इसको 2I कर दो। R1 प्लस R2 इक्वल है, इसको 2R कर दो, और 2R को रिप्लेस कर दो A से। तो हमने वही किया, I प्लस I डैश को रिप्लेस कर दिया 2I से, R1 प्लस R2 2R को रिप्लेस कर दिया A से, और इससे हमने एंगल I की वैल्यू निकाल ली। ये हो गई एंगल I की वैल्यू। इस एंगल I की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, एंगल R की वैल्यू A/2 जो थी उसको सब्स्टिट्यूट करो, और हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन याद रखना, जैसे मैं बोल चुका हूं, ये फाइनल फॉर्मूला आपको सिर्फ तब यूज करना है जब क्वेश्चन में क्लियर कट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोला हुआ हो। जिज्ञासा एक बार चेक करो, अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो फिर दोबारा रिपीट करूं कुछ? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, चलो डन। तो भैया सारी कहानी खत्म, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि वो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। आपने 11th में वेव सही से पढ़ा था? थोड़ा सा बता दो वेव्स वाला पार्ट, लास्ट चैप्टर ऑफ 11th। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो वो तो पता चल ही जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे भैया वेव ऑप्टिक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं कुछ फिगर्स वगैरह दिखा के इंटरेस्टिंग बना सके, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाटास, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच दीक्षा मैडम, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच।